नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस में। कक्षा 11 जीव विज्ञान का अध्याय 2 जो है जीव जगत का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 1 पढ़ा दिया है, जिसके वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप उसे एक बार ज़रूर पढ़िए। चैप्टर 1 में हमने जाना जैव विविधता के बारे में। जैव विविधता का क्या मतलब? तो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवधारी पाए जाते हैं और इन जीवधारियों को अलग अलग समूहों में रख करके अध्ययन किया जाता है। अब बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो लक्षण में एक जैसे होते हैं, उनके गुणधर्म एक जैसे होते हैं और एक जैसे गुणधर्म वाले जीवों को एक समूह में रख करके अध्ययन किया जाता है और इसी को वर्गीकरण कहा जाता है। और इस अध्याय में हम वर्गीकरण के ही बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, तो जुड़े रहिएगा नारायण सर क्लासेस के साथ। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले हम जान लेंगे जैव विविधता के बारे में। हमने पिछले चैप्टर में जैव विविधता के बारे में विस्तार से बताया हुआ है। जैव विविधता का मतलब है कि पृथ्वी पर जीवों की विभिन्न जातियां ज्ञात हैं। एक जाति में बहुत सारे सदस्य रहते हैं, मिलियन में सदस्य रहते हैं, कई मिलियन। जैसे कि मानव, तो मानव एक जाति है और बहुत सारे मिलियन में मानव है इस पृथ्वी पर। इसी प्रकार से बहुत सारे जीवों की जातियां यहाँ पर ज्ञात हैं और एक जाति के सदस्य दूसरे जाति के सदस्य से भिन्न होते हैं, लक्षणों में, गुणों में भिन्न होते हैं और इसी को बोला जाता है जैव विविधता। हमने वहाँ पे बताया कि अभी तक ज्ञात जो जीवधारी है, इनकी जो जातियां हैं लगभग में 1.7 से 1.8 मिलियन है। इसका मतलब ये है कि 1.7 से 1.8 मिलियन जीवों की जातियां इस पृथ्वी पर ज्ञात है। अभी भी बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिसका खोजा जाना बाकी है। तो यहाँ पे 1.7 से 1.8 मिलियन जीवों की जातियां ज्ञात हैं, जिसमें से इसमें से 70% जंतुओं की जातियां हैं। 70% किसकी जातियां हैं? तो जंतुओं की। उसके बाद से 22% पादपों की जातियां हैं और 8% सूक्ष्म जीवों की जातियां हैं। 70% जंतुओं की जातियां हैं, 22% पादपों की जातियां हैं और 8% सूक्ष्म जीवों की जातियां हैं। यदि हम एक आंकड़ा ले लें, यदि मान लें कि 1.7 to 1.8 मिलियन जीवों की जातियों को हम 1000 मान लेते हैं। कितना? तो 1000 जीवों की जातियां ज्ञात है, तो जिसका 70% होता है कितना? तो 700। 70% होता है 700, यानी कि 700 जंतु है। उसके बाद से 22% होता है 220 पादप है, यानी कि पौधे हैं और 8% होता है 80, यानी कि 80 जातियां जो है किसकी है? सूक्ष्म जीवों की है। 80 जातियां किसकी है? तो सूक्ष्म जीवों की है। ये एक हमने आंकड़ा माना है, इतना नहीं है, बहुत सारे जीवों की जातियां हैं। यदि हम इसको हम मान ले 1000, तो इसके आधार पर हम ये निकाले हुए हैं। एक बात और याद रखिए कि ये जो 70% जंतुओं की जातियां पाई जा रही हैं 1.7 to 1.8 मिलियन में, जिसमें से 70% कीड़े मकोड़ों की जातियां हैं। 70% में से 70% किसकी जातियां हैं? कीड़े मकोड़ों की। और इन कीड़े मकोड़ों को एक अलग संघ में अध्ययन किया जाता है जो आगे चल करके हम बताएंगे। उस संघ का नाम है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। और यदि हम इस आंकड़े को लें तो 700 में से 70% यदि हम निकालें तो इसका होता है कितना? 490। तो 490 जो जातियां हैं वो कीड़े मकोड़ों की हैं।
किसकी है? तो कीड़े मकोड़ों की। तो सबसे अधिक पृथ्वी पर किसकी जाति हुई? जीवधारियों में सबसे अधिक किसकी जाति हुई? तो कीड़े मकोड़ों की जाति हुई सबसे अधिक 490। उसके बाद से 700 में से यदि 490 हम माइनस करते हैं तो बचता है कितना? 210। तो जो 210 जातियां हैं, 210 जातियां, उसमें अन्य जंतु हैं, अन्य जंतु जिसमें कि मानव भी आता है, जिसमें कि मानव भी आता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक जीवों की जातियां किसकी है? तो सबसे अधिक जीवों की जातियां कीड़े मकोड़ों की है, उसके बाद से पादपों की है, पौधों की है, और उसके बाद से अन्य जंतुओं की है। ये बातें आपको याद रखना है। तो विभिन्न प्रकार के कोई जंतु है, पादप है, सूक्ष्म जीव है, इन सभी के जो गुण होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, वो भिन्न होते हैं, और इसी के आधार पर, भिन्नता के आधार पर जीवों को अलग अलग समूहों में रख करके अध्ययन किया जाता है, और इसे ही बोला जाता है क्या चीज़? जैव वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण। और इसी वर्गीकरण के बारे में विस्तार से हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। तो ये बात हुई जैव विविधता की और वर्गीकरण की। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे वर्गीकरण की पद्धतियाँ। क्या चीज़? तो वर्गीकरण की पद्धतियाँ। तो आपको इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है और उसके बाद से हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे वर्गीकरण की पद्धतियाँ। चलिए तो देख लेते हैं वर्गीकरण की पद्धतियाँ। वर्गीकरण की पद्धतियाँ। वर्गीकरण के बारे में हमने जान लिया कि जीवों को उनके गुणों के आधार पर अलग अलग समूहों में रख करके अध्ययन करना वर्गीकरण कहलाता है। अब हम इस वर्गीकरण का विस्तार जानेंगे कि प्रारंभ से लेकर अभी तक वर्गीकरण के लिए क्या क्या प्रयास किया गया। तो जिसमें सबसे पहला जो पद्धति प्रस्तुत किया गया वो है अरस्तु के द्वारा। पहली वर्गीकरण पद्धति किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो अरस्तु के द्वारा। वर्गीकरण पद्धति अरस्तु ने दिया सबसे पहला। उन्होंने क्या कहा? तो पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी है उनको दो भागों में बांट दिया, उनको दो भागों में बांट दिया। एक को बोला जंतु और दूसरे को कहा गया क्या चीज? तो पादप। जंतु और पादप। ये जो जंतु है इसको भी दो भागों में अध्ययन किया, दो भागों में रखा गया। किसने रखा? अरस्तु ने। एक क्या? आरबीसी, एक को नाम दे दिया क्या चीज? तो आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, यानी कि ऐसे जंतु जिसमें लाल रक्त कणिका पाई जाती है, यानी कि ब्लड लाल पाया जाता है, उसे आरबीसी में रखा। और दूसरे को उन्होंने बोला क्या चीज? तो श्वेत रक्त कणिका, यानी कि जिसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है, जिसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है, उसको उन्होंने रख दिया किसमें? तो डब्ल्यूबीसी के अंतर्गत, यानी कि सफ़ेद रक्त कणिका के अंतर्गत। जिसमें लाल रक्त कणिका नहीं पाया जाता है उसको डब्ल्यूबीसी के अंतर्गत रख दिया। तो पृथ्वी पर समस्त जंतुओं को उन्होंने दो कैटेगरी में रखा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। लेकिन इसमें विवाद बहुत सारे हैं। बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जिसको कि हम उसके अंदर पाए जाने वाले रक्त कणिकाओं के आधार पर वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, उन्होंने पादपों को तीन भागों में रखा। एक को कहा शाक, दूसरे को कहा झाड़ी और तीसरे को कहा पेड़। क्या चीज? तो पेड़। शाक, झाड़ी और पेड़ यानी कि वृक्ष, इसमें उन्होंने सभी पादपों को रख दिया। शाक क्या होते हैं? तो ऐसे पौधे जिनका तना हरा हो, मुलायम हो, वे शाक कहलाते हैं।
जैसे कि सरसों हो गया, गेहूँ हो गया, और जितने ऐसे शाक थे उनको इसमें रखा। उसके बाद से झाड़ी वाले पौधे, एक जैसे एक पौधा लगाया जाए और वैसा ही बहुत सारे वहाँ पे पौधे आ जाते हैं जैसे बांस, तो इसको बोला जाता है झाड़ी। और झाड़ी वालों को अलग समूह में रखा। और बड़े बड़े जो वृक्ष हैं जैसे कि आम हो गया, महुआ हो गया, ये बड़े बड़े वृक्ष को किस में रखा, तो वृक्ष में रखा, यानी कि पेड़ों में रखा। तो ये उन्होंने, अरस्तु ने सबसे पहला पद्धति दिया किसका, वर्गीकरण का। अब बात करते हैं दूसरी जो पद्धति है, वह पद्धति है क्या चीज, द्विजगत वर्गीकरण पद्धति। दूसरा है द्विजगत वर्गीकरण पद्धति। द्विजगत वर्गीकरण पद्धति, इस पद्धति को किसने दिया, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो उस वैज्ञानिक का नाम है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस, इन्होंने द्विजगत वर्गीकरण पद्धति दिया। इसका क्या मतलब कि समस्त जीवधारियों को 1.7 to 1.8 मिलियन जीवधारियों को दो जगतों में बांट दिया। कितने जगत, तो दो जगत। एक को नाम दिया पादप जगत, जगत पादप, और दूसरे को नाम दिया जगत जंतु, जगत जंतु। तो समस्त जीवों को दो जगतों में इन्होंने बांट दिया। कहाँ कहाँ, तो पादप और जंतु। और जितने भी सारे पौधे आए, चाहे वो शाक है, झाड़ी है, पेड़ है, उनको उन्होंने पादप में रखा। और जितने भी सारे जंतु आए उसको उन्होंने जंतु में रखा। तो सभी जंतुओं को जगत जंतु में रखा और सभी पौधों को, पादपों को जगत पादप में रखा। किसने, कैरोलस लीनियस ने। और इसी को बोला गया द्विजगत वर्गीकरण पद्धति। लेकिन इसमें भी बहुत सारे विवाद रहे और आगे आने वाले जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं उन्होंने ये सिद्ध किया कि दो ही जगत से काम नहीं चलने वाला है। जीवों का वर्गीकरण कई जगतों में किया जाना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे जीव है जिसमें कि भिन्नता पाई जाती है, बहुत अधिक भिन्नता पाई जाती है। और इसी क्रम में एक वैज्ञानिक आते हैं जिसका नाम है R.H. व्हिटेकर। इन्होंने जीव जगत का 5 जगत वर्गीकरण पद्धति दिया, 5 जगत वर्गीकरण पद्धति दिया, जिसमें कि जो भी इसमें विवाद आते हैं लगभग में सभी विवाद समाप्त हो गए और वही पद्धति मान्य है। तो तीसरा वर्गीकरण की पद्धति हम पढ़ेंगे जिसका नाम है 5 जगत वर्गीकरण पद्धति। 5 जगत वर्गीकरण पद्धति। हाँ, तो तीसरा आ जाएगा 5 जगत वर्गीकरण पद्धति। इस पद्धति को दिया किसने, तो उस वैज्ञानिक का नाम है R.H. व्हिटेकर। R.H. इन्होंने किस सन में दिया, तो सन 1969 में। तो R.H. व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया। 5 जगत वर्गीकरण क्या है, तो समस्त जीवों को 5 जगतों में रख करके अध्ययन करना कहलाता है 5 जगत वर्गीकरण। और जितने भी जीव ज्ञात हैं यहाँ पे, जितने भी जीवधारी 1.7 to 1.8 मिलियन जीवधारी ज्ञात है, और इन सभी जीवधारियों को इन्होंने R.H. व्हिटेकर ने सन 1969 में 5 जगतों में वर्गीकरण किया। और इसी को बोला जाता है 5 जगत वर्गीकरण पद्धति। और यही पद्धति मान्य है और कई बार चाहे AIPMT हो या अन्य कोई भी एग्जाम हो, इस चीज़ को कई बार पूछा गया है कि 5 जगत वर्गीकरण पद्धति किसने दिया और कब दिया।
और ये 5 जगत कौन कौन से हैं इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है मोनेरा। इंग्लिश में भी मोनेरा बोला जाता है और हिंदी में भी मोनेरा। उसके बाद से दूसरा है प्रोटिस्टा। इसका भी हिंदी और इंग्लिश नाम एक ही है। उसके बाद से तीसरा आता है क्या चीज़, तो कवक। तीसरा आता है क्या चीज़, तो कवक। और उसके बाद से चौथा आता है पादप और 5वां है क्या चीज़, तो जंतु। जंतु, ठीक है। तो ये 5 जगत है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। इन्हीं 5 जगतों को बोला जाता है 5 जगत पद्धति। 5 जगत पद्धति। तो आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। आप समझते चलें इस बात को, सारी बातों को ध्यान में रखते चलें, इससे आपको आगे बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इनको अलग अलग क्यों वर्गीकृत किया गया। लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जितने भी जीवधारी हैं, सभी जीवधारी 2 कोशिकाओं के ही बने होते हैं। यानी कि कोशिका को 2 भागों में ही बांटा गया। एक को बोला जाता है प्रोकैरियोटिक और दूसरे को कहा जाता है यूकैरियोटिक। तो यहाँ पर हम बता दें कि मोनेरा के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं, इनकी कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यानी कि जगत मोनेरा में प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में जो जीव आते हैं यूकैरियोटिक। इसमें भी जो जीव आते हैं कवक में, इसके भी जो जीव होते हैं वो, इनकी कोशिकाएं होती हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, इनकी भी कोशिकाएं यूकैरियोटिक और इनकी भी कोशिकाएं यूकैरियोटिक। तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब, तो ऐसी कोशिका जिसमें सत्य केंद्रक नहीं पाया जाता है, जिसमें सत्य केंद्रक नहीं पाया जाता है। सत्य केंद्रक का क्या मतलब, केंद्रक में पाए जाने वाले जो पदार्थ है वो तो पाए जाते हैं, लेकिन उसको चारों ओर से घेरा हुआ जो आवरण होता है जिसे बोला जाता है केंद्रक कला, वो अनुपस्थित होता है। तो प्रोकैरियोटिक जीवों में केंद्रक कला अनुपस्थित होता है और ऐसे केंद्रक को बोला जाता है असत्य केंद्रक। तो जिसमें सत्य केंद्रक नहीं पाया जाता ऐसे कोशिका को बोला जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। और मोनेरा जगत के जितने भी जीव हैं उसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे कि जीवाणु, नीले हरे शैवाल, ये क्या है, तो प्रोकैरियोटिक जीव है। आगे बढ़ें तो यूकैरियोटिक के बारे में जानते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, तो वे कोशिका जिसमें सत्य केंद्रक पाया जाता है। यानी कि केंद्रक बाहर एक आवरण से घिरा होता है, झिल्ली से घिरा होता है, जिसे बोला जाता है केंद्रक कला, जिसमें ये पाया जाता है उसे कहा जाता है यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु, ये सारे जो जगत है इनके जीव यूकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। जब सारे यूकैरियोटिक कोशिका के बने हैं तो अलग अलग जगत की क्यों आवश्यकता हुई, तो इसमें भी बहुत सारी विशेषता है, विविधता है, इसी के बारे में तो हमें जानना है। तो सबसे पहले अब हम आगे बढ़ें और यहाँ पे प्रोटिस्टा में जानें कि प्रोटिस्टा के जो जीव है इनकी कोशिका कैसी होती है, तो एक कोशिकीय। एक कोशिकीय और इनकी कोशिका बहुकोशिकीय होती हैं। ऐसे जीवों की कोशिका बहुकोशिकीय, इनकी भी बहुकोशिकीय और इनकी भी बहुकोशिकीय। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय क्या होता है, तो कोशिकाओं की संख्या के आधार पर भी जीवों को 2 भागों में बांटा गया, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो पृथ्वी पर जितने भी जीव है उसका जन्म, उसका निर्माण एक ही कोशिका से प्रारंभ होता है और एक कोशिका के अंदर
सभी प्रकार की क्रिया करने की क्षमता होती है, जैविक क्रिया करने की क्षमता होती है। यदि किसी जीव का निर्माण एक कोशिका से हुआ और जीवन भर उसका एक ही कोशिका में पूरा जीवन व्यतीत हो गया, तो ऐसे जीव को बोला जाता है एक कोशिकीय जीव। तो प्रोटिस्टा और मोनेरा के जो जीव होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। ये भी क्या होते हैं? एक कोशिकीय। अब बात किया जाए बहुकोशिकीय की, तो ऐसे जीव जिसमें बहुत सारी कोशिका हो, जैसे कि हम लोग मनुष्य, इसमें बहुत सारी कोशिका पाई जाती हैं और ऐसे जीव को बोला जाता है बहुकोशिकीय। तो कवक, पादप, जंतु, इसके जो जीव होते हैं कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय नहीं होते हैं। तो प्रोटिस्टा की तो बात हुई कि एक कोशिकीय के आधार पर इसको अलग जगत में रखा गया, लेकिन इन सभी के तो बहुकोशिकीय जीव है। इन सभी में तो बहुत सारी कोशिका पाई जाती हैं, कवक, पादप, जंतु, तो फिर इसको अलग अलग जगत में रखने की क्यों आवश्यकता हुई? तो बात को समझना है, यही सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पर देखना है क्या चीज़, तो ये जो कवक होते हैं, पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं, भोजन बनाने के आधार पर दो भागों में बांटा गया। एक को बोला जाता है परपोषी और दूसरे को बोला जाता है स्वपोषी। तो स्वपोषी वे होते हैं जो भोजन निर्माण करने की क्षमता रखते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। तो ये जो पादप है वह स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? तो स्वपोषी। लेकिन ये जो कवक है ये परपोषी होते हैं, जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। ये जो जंतु हैं ये भी परपोषी होते हैं, भोजन के लिए ये भी दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो यहाँ पे स्वपोषी और परपोषी आपको समझ में आया होगा, इसके आधार पर इनको अलग अलग जगतों में रखा गया है। अब बात किया जाए, ये भी परपोषी हैं और ये भी परपोषी है, तो भोजन ग्रहण करने के आधार पर ये अलग अलग जगत में इनको रखा गया है। ये भोजन का अवशोषण करते हैं, अवशोषित करते हैं। क्या चीज़? तो भोजन को अवशोषित करते हैं। इसका मतलब ये है भोजन को खींचते हैं, जैसे कि पौधे भूमि से जल और खनिज को खींचते हैं। इनके पास कोई मुख नहीं होता है जिसके कि द्वारा ये भोजन को खाएंगे, इसलिए भोजन को ये खींचते हैं, चूसते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं? भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। ये भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। इसके आधार पर समस्त जीवों को 5 जगतों में बांटा गया है। क्या मतलब? अंतर्ग्रहण का क्या मतलब होता है? भोजन को खाते हैं, पचाते हैं। ये भोजन को खाते हैं, पचाते हैं, चबाते हैं, ये सारी चीज़ें ये करते हैं। कौन? जंतु, क्योंकि इसके पास मुख होता है और इसके पास मुख नहीं होता है। इन सब गुणों के आधार पर जितने भी जीव हैं उनको 5 जगतों में बांटा गया। जगत मोनेरा के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों को रखा गया, जैसे कि बैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल। प्रोटिस्टा के अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जिसकी कोशिका यूकैरियोटिक होती हैं और एक कोशिकीय ये होते हैं, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। उसके बाद से कवक, इसके अंतर्गत यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय परपोषी जीव आते हैं जो भोजन का अवशोषण करते हैं, भोजन को अवशोषित करते हैं, खींचते हैं। पादप, इसके अंतर्गत ऐसे जीवों को रखा गया है जो कि उनकी कोशिका यूकैरियोटिक होती हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं और ये स्वपोषी होते हैं, यानी कि अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। और जंतु के अंतर्गत ऐसे जीवों को रखा गया जो कि यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय, परपोषी होते हैं और भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। अब इसी चीज़ को, जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पे बताया, उसको हम एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे और उसके बाद से हम स्टडी को आगे बढ़ाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद से हम चार्ट के द्वारा हम 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को समझेंगे। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं और जीवों के वर्गीकरण को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे है आपका जीव जगत। जीव जगत और जीव जगत को कोशिका के आधार पर, कोशिका संरचना के आधार पर
दो भागों में बांटा गया। किसके आधार पर? तो कोशिका संरचना के आधार पर दो भागों में बांटा गया। एक है प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक है इसके अंतर्गत एक जगत आता है जिसका नाम है जगत मोनेरा। अब आगे बढ़ते हैं। यूकैरियोटिक है और इसको कोशिकीय संगठन के आधार पर दो भागों में बांटा गया। किसके आधार पर? तो कोशिकीय संगठन के आधार पर दो भागों में बांटा गया। कोशिकीय संगठन का मतलब होता है, अभी हमने बताया कि सभी जीवों को दो भागों में बांटा गया कोशिकाओं की संख्या के आधार पर, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय, वैसे तो प्रोकैरियोटिक भी जीव एक कोशिकीय होते हैं, सबसे प्रथम जीव यही होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। जो एक कोशिकीय जीव है इसके अंतर्गत जो जगत रखा गया उसका नाम है क्या चीज़? तो प्रोटिस्टा। और बहुकोशिकीय जीवों को पोषण के आधार पर दो भागों में बांटा गया। किसके आधार पर? तो पोषण के आधार पर। एक को कहते हैं स्वपोषी और दूसरे को बोला जाता है परपोषी। स्वपोषी और परपोषी। तो जो स्वपोषी है इसके अंतर्गत आता है जगत पादप, और जो परपोषी है इसको भोजन ग्रहण करने की विधि के आधार पर दो भागों में बांटा गया। भोजन ग्रहण करने की विधि के आधार पर दो भागों में बांटा गया। भोजन ग्रहण करने की विधि, इसके आधार पर दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? एक भोजन का अवशोषण और दूसरा भोजन का अंतर्ग्रहण। अवशोषण और दूसरा हो जाएगा अंतर्ग्रहण। और अवशोषण करने वाले जीवों को एक जगत में रखा गया और उस जगत का नाम है क्या चीज़? तो कवक। और अंतर्ग्रहण करने वाले जीवों को एक जगत में रखा गया जिसे बोला जाता है क्या चीज़? तो जंतु। तो यहाँ पे पांचों जगत के बारे में हमने बता दिया। जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, उसके बाद से कवक, उसके बाद से पादप और उसके बाद से जंतु। तो एक ये समरी है। अब यहाँ से एक एक जगत को हम विस्तार से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगले भाग में हम एक एक जगत को, पांचों जगतों को विस्तार से पढ़ेंगे। उसके अंतर्गत आने वाले जीवों को भी हम बहुत ही डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो हमने स्टार्ट कर दिया 11th का भी बायोलॉजी, और केमिस्ट्री भी बहुत ही जल्दी स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आया होगा। यदि समझ में आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए नारायण सर क्लासेस के साथ।